साथियों, आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अगर हमें आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं वीडियो तो वहाँ हमें फॉलो ज़रूर करें। साथियों, हमारे साथ में एक शख्सियत हैं, वामसेव के राष्ट्रीय प्रचारक BL मातंग सर। सर, मैं आपका BM TV चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, जिस तरह से वामसेव को लेकर बहुत सारे समाज में सवाल हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है बहुत सारे, लेकिन जब लोगों के अंदर जो नेगेटिव भर दिया गया है बहुत सारे, उसको दूर करना, दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ सर, जिस तरह से आपने वामसेव के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बावन मेश्राम जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विधिवत तौर पर निकालने का काम किया, तो उनने आप लोगों को गद्दार घोषित किया, बहुत सारे एलिगेशन लगाए, बहुत सारे कोर्ट में जाएंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ होता रहा। लेकिन उन्होंने आप कहा था एक अपने इंटरव्यू में कि वो लोग 0.00 पर हैं, मतलब आप लोगों को 0.00 पर कहा था। इस पर क्या है आपकी राय? साथियों, आपने जो सवाल पूछा वामसेव के संदर्भ में, तो मैं वामसेव का पहले बैकग्राउंड आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। वामसेव के सभी कैडर्स को मालूम है कि वामसेव का बीजारोपण 1973 को हुआ है और 1978 को बर्थ ऑफ वामसेव है। बनाने वाले लोगों ने, संस्थापक लोगों ने, मानवर कांचीराम साहब हो या मानवर DK खापड़े साहब हो या दीना बाना जी हो, मानवर दीना बाना जी हो, 5 साल का लंबा समय लिया है। 5 साल कम नहीं होता है। और इस 5 साल में जो चिंतन, मनन और थिंकिंग किया, किसी संगठन को बनाने के लिए 5 साल लगता है, तो जरूर उसके पीछे बहुत बड़ी दिग्दृष्टि होती, दूरंदर्शी होगी। वामसेव निर्माण होने से पहले, 78 से पहले, 2 साल पहले 6 मई से 11 मई 1976 को 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ। 76 की बात कर रहा हूँ। 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ नासिक के देवराला में, महाराष्ट्र में। उस ट्रेनिंग को ले रहे थे कांचीराम साहब, और वहां पर यह निर्धारित हुआ कि वामसेव पढ़े लिखे लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसको केडर किया जाएगा, अर्थात ये संगठन केडर बेज होगा। ये 76 में निर्णय लिया। दूसरा निर्णय लिया गया कि संगठन का काम क्या होगा संगठन बनने के बाद। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वामसेव, उद्देश्य, तो पत्रिका में सारा परिचय पत्र में लिखा रहता है कि राजनीतिक जड़े से लेकर लक्ष्य प्रेरित रणनीति से लेकर कीमत चुकाने से लेकर सारे वामसेव के लोग वही लिखते हैं। 2 बड़े निर्णय हुए। उसके 2 साल बाद वामसेव निर्माण हुई, 6 दिसंबर 78 को। उसके 3 महीने, 2.5-3 महीने के बाद एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, 11-12 फरवरी 1979। उसमें ऑफशूट विंगों के संदर्भ में पूरा विचार विमर्श किया गया। DS4 के ऊपर भी विचार विमर्श हुआ, और उसमें यह तय हुआ था कि जितने भी ऑफशूट विंग बनेंगे वो वामसेव के अधीन काम करेंगे, और जो वामसेव में स्ट्रक्चर में जो पदाधिकारी होगा वो ऑफशूट विंग का पदाधिकारी नहीं हो सकता, और ऑफशूट विंग का जो पदाधिकारी हो वामसेव के स्ट्रक्चर में पदाधिकारी नहीं हो सकता। ये पहली CC मीटिंग में तय हुआ था। उसके बाद 6 दिसंबर 1981 में DS4 बनता है। फिर 84 में बहुजन समाज पार्टी बनती है।
फिर 22 दिसंबर 1985 बॉम्बे में जो सीसी मीटिंग हुई, उसमें कांचीराम साहब को सवाल पूछा गया था कि आपने जो पॉलिसी तय की कि बामसेफ के स्ट्रक्चर का पदाधिकारी ऑफशूट विंग का पदाधिकारी नहीं हो सकता, ऑफशूट विंग का पदाधिकारी बामसेफ के स्ट्रक्चर का पदाधिकारी नहीं हो सकता, तो आप बीएसपी के प्रेसिडेंट भी है और बामसेफ की भी प्रेसिडेंट है, और आपकी ऑफशूट विंग BS4 या बीएसपी बामसेफ के अधीन काम करना नहीं चाहती। अब आप ही बताइए, आपने पॉलिसी बनाई थी, इस संदर्भ में क्या कहते हैं? तो उन्होंने उस मीटिंग में जवाब दिया था कि मैंने अगर पॉलिसी तय की, मैं जिंदगी भर उसको अमल करूंगा, कि मेरी जिंदगी में कभी मैं अभी बीएसपी बामसेफ का कोई भी पदाधिकारी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना जिला अधिवेशन, ना राज्य अधिवेशन, ना राष्ट्रीय अधिवेशन, कभी नहीं लिया, ऑफशूट विंग का काम किया। उसके बाद जो परिस्थितियां चेंज हुई, जो भी प्रेसिडेंट बनते गए, ऑफशूट विंग के भी वही प्रेसिडेंट बनते गए। मनोज जल्दी बने तो फिर इंसाफ पैगाम, फिर बने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं वामन मेश्राम की, तो बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ भी उसके पास, मूल्यासी पब्लिकेशन ट्रस्ट भी उनके सारा पास, उनके पास। सारे संगठनों की बात करें तो मैं डॉक्टर आपने मनोहर रेड्डी के खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट के भी ट्रस्टी वही 20 साल से, फिर पीपीआई के भी प्रेसिडेंट वही, फिर वनवासी कर्मचारी कल्याण संघ जो बनाए थे उसके भी वही। तो वो जो पॉलिसी मेकिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ये पदाधिकारियों की महत्वाकांक्षा की वजह से सारा समय समय पर जो डेवलपमेंट होता रहा है संगठन। अब रही आप जो बात कर रहे हैं कि जिन्होंने हमको 0.00000 कितने जीरो थे, अभी आप बहुत सारे जीरो लगाए थे, बाद में एक दिया था, वो भी एक भी नहीं देते तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर एक भी नहीं देते तो हमको फर्क नहीं पड़ता था, उनकी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि साल भर में 3 बड़े काम हम लोगों ने, 3 बड़े काम हुए। नंबर 1, जिनको भ्रम था कि मेरे बगैर 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप कोई ले ही नहीं सकता 25 साल से, वो भ्रम टूट गया। आप हिमाचल के ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कैंप में रहे और आप रत्नागिरी के हिस्टोरिकल ट्रेनिंग कैंप में रहे। आज हमारे पास 5 दिन की ट्रेनिंग लेने वाले 5 कार्यकर्ता है, कैडर है। 3 दिन की ट्रेनिंग लेने वाले 10 कैडर है हमारे पास, तो 3 दिन का ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग लेने वाले 25 लोग हैं आज की तारीख में, और 1 दिन की ट्रेनिंग लेने वाले कम से कम 50 है और मैक्सिमम 100 लोग है। तो मैंने कहा था कि कैडर शिफ्ट हो रहा है, इसका प्रमाण है। रही बात नंबर 2, 1 साल के अंदर सेंट्रल ऑफिस शुरू हो गया। जो हम लोगों ने अलग, हमसे जो पहले अलग हुए थे, उनका स्थिति आप जान सकते हैं। इसके साथ साथ कम से कम 12 स्टेट में ऑफिस शुरू हो गया। 12 स्टेट में दिल्ली ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस शुरू हो गया, लखनऊ का ऑफिस शुरू हो गया, पंजाब का ऑफिस शुरू है, गुजरात का ऑफिस शुरू है, बंगाल का ऑफिस शुरू है, महाराष्ट्र का ऑफिस शुरू है, गुजरात राजस्थान का ऑफिस शुरू है। लगभग 12 स्टेट के ऑफिस हम लोगों ने शुरू कर दिए 1 साल के अंदर अंदर, जबकि 0 बैलेंस से हम लोगों ने स्टैंड लिया था। साधन संसाधन सब उनके पास थे, हमारे पास नहीं थे, हम भी मानते हैं। नंबर 3, पिछली बार हम लोगों ने 20 राज्यों में राज्य अधिवेशन किए थे। इस बार राज्य अधिवेशन का हमारा जो सिलसिला है, 27 तारीख को महाराष्ट्र में राज्य अधिवेशन है, 27 अगस्त को बामसेफ का 27 तारीख को ही छत्तीसगढ़ में भी अधिवेशन है।
उसके बाद 3 सितंबर को पंजाब का राज्य दिवस राज्य है। अधिवेशन है। 4 तारीख को 10 तारीख को गुजरात का अधिवेशन है। 10 सितंबर को बिहार का अधिवेशन। 10 सितंबर को बिहार का अधिवेशन है। 17 सितंबर को दिल्ली का अधिवेशन है। 24 सितंबर को उत्तराखंड का अधिवेशन है बामसेफ के। 24 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश का अधिवेशन है जो लखनऊ में होने जा रहा है। उसके अलावा 24 तारीख को जम्मू का अधिवेशन है। आंध्र प्रदेश का 24 सितंबर को अधिवेशन है। 1 अक्टूबर को हिमाचल का अधिवेशन है। झारखंड का 2 अधिवेशन को, तेलंगाना का 2 अक्टूबर को है। राजस्थान का 8 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का है। 15 अक्टूबर को गोवा का है। 10 अक्टूबर को उत्तराखंड का है। 2 अक्टूबर को दादरा नगर हवेली का है। 15 अक्टूबर को केरला का है और चंडीगढ़ का है 10 अक्टूबर को। कम से कम 24 राज्य में इस बार अधिवेशन होने जा रहे हैं। पिछली बार हमारे पास उत्तराखंड में नहीं हो पाया था, चंडीगढ़ में नहीं हो पाया था, गोवा में नहीं हो पाया था और इस बार आसाम भी जुड़ गया तो 4 अधिवेशन है। तो 1 साल का ये अचीवमेंट है और सारे ऑल टाइमर जिन्होंने हमारे साथ स्टैंड लिया था वो सारे ऑल टाइमर मानदंड से लेकर सारा सुचारू रूप से तंत्र बना दिया गया पूरे भारत का। तो ये जिन्होंने 0 जितना भी 0 बोला हो उनके भरोसे पे हमने काम नहीं किया। हमने हमारे उद्देश्य और मकसद के लिए हमने हमारा स्टैंड और हमारा स्टैंड जो लिया मिशन को ध्यान में रखकर हम हमारी कार्यप्रणाली बनाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि उनकी पूरी ताकत के साथ विरोध करने के बाद जितनी ताकत है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें फैलाई गई, झूठ आरोप लगाए गए, झूठा आरोप, बदनाम करने का, पैसे का, लोन का, ये वो जो मतलब ब्राह्मणों के सारे कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर जिससे पंच पकवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट की 6 बार धमकी दी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये वो 10 वकील इधर लगाया, 10 वकील उधर लगाया। अरे तो मैं कह रहा हूँ जाओ ना भाई, 12 महीना हो गया अभी तक नहीं जा रहे हो। अगर कोर्ट के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमसे ले जाओ, तो हमसे ले लो, जा तो सही हमारे विरोध में सुप्रीम कोर्ट एक बार। तो ये हम हमारे उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं। सर एक और पावन मिश्राम जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे कहा था कि अखिलेश यादव और मायावती के पिछवाड़े पर लात मारेंगे, और एक ऊपर से उनकी सोशल मीडिया जो उनके सपोर्टर लोग प्रचार करते हैं कि दूसरा कांसीराम। तो क्या दूसरा का कांसीराम के अंदर ऐसे गुण थे कि महिलाओं को पिछवाड़े पर लात मारना या अकले या किसी के पिछवाड़े पर लात मारना, ऐसा कभी कांसीराम ने कहा है क्या? कांसीराम, मानवर कांसीराम जी के संदर्भ में अगर उनका एनालिसिस करोगे तो वो कभी पिछला गुण नहीं रहे किसी भी पार्टी के। कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है जो दूसरा कांसीराम और पहले कार्यक्रम में पहले कांसीराम में बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहला कॉन्ट्राडिक्टरी तो ये है, आप पत्रकार आपको मालूम होना चाहिए, बता रहे हैं कि कांसीराम साहब के समय 13 राज्य में 140 जिले में वामसेफ। हाँ, ये चीजें आई है सोशल में, और अभी इतना 1.5 लाख गांव में और जो है। तो 13 राज्य में अगर कांसीराम साहब का नेटवर्क था, 140 जिले तक था, तो सारी पार्टी के नेता पीछे पीछे घूम रहे थे। बिल्कुल सही। सारी पार्टी के नेता, चाहे अडवाणी हो, चाहे वाजपेयी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे नरसिंह राव हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे शरद पवार हो, और चाहे सीताराम केसरी हो,
सारी पार्टी के लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। 13 राज्य 140 जिले में। अब इतना 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 4 गुना नेटवर्क बता रहे हो, तो हमको पीछे पीछे घूमने की जरूरत क्या पड़ी? दोनों का अगर कंपेयर करने जाएंगे, नहीं, उनका कहना है कि पीछे नहीं, पहल की जा रही है लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में। तो लोकतंत्र तो उसी समय भी खतरे में था, और उन्होंने लोकतंत्र को मतलब उन्होंने 50-60 साल की प्रस्तावित कांग्रेस को तरह से कर दिया था। तो ये उनके अंदर एक सूझबूझ थी, मुझे लगता है माननीय कांचीराम साहब में एक सूझबूझ थी। उन्होंने कभी भी बहुजन नेताओं की क्रिटिसाइज या बहुजन नेताओं से विरोध नहीं, उनका कभी दूर दूर तक नहीं रहा विवाद, चाहे कभी लूट टोकिंग नहीं रहा, लालू जी के संदर्भ में हो या फिर किसी के संदर्भ में भी हो, पवार के संदर्भ में हो या आरपीआई के लोगों के संदर्भ में हो। अब जिनको आप दूसरा कांचीराम साहब कह रहे हैं, उनकी समस्या ये है, बिहार में उनकी समस्या तेजस्वी से, बिहार में नीतीश से, बिहार में चिराग पासवान से, बिहार में मांझी से, बिहार में उनका प्रॉब्लम है उपेंद्र कुशवाहा से, बिहार में पप्पू यादव से, बिहार में सनोप मला मुकेश सहनी से, और भी बिहार की पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां से, झारखंड में शिबू सोरेन से, बाबूलाल मरांडी से, हेमंत सोरेन से। इधर आप आ जाओगे उत्तर प्रदेश में तो रहा अखिलेश से प्रॉब्लम, उसके बाद मायावती से प्रॉब्लम, उसके बाद चंद्रशेखर से प्रॉब्लम, उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा से प्रॉब्लम, उसके बाद निषाद पार्टी से प्रॉब्लम, उसके बाद अनुप्रिया पटेल से प्रॉब्लम, उसके बाद राजभर से प्रॉब्लम, ओम प्रकाश राजभर से प्रॉब्लम, लंबा लिस्ट है मेरे पास। उसके बाद आरएलडी से प्रॉब्लम। उधर बिहार से बाहर निकलोगे उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र में जाओगे तो प्रकाश अंबेडकर से प्रॉब्लम, महादेव जानकर से प्रॉब्लम, और भी छोटी छोटी पार्टियों सबसे प्रॉब्लम। ऊपर जाओगे तो ओवैसी से प्रॉब्लम। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सारे नेताओं से दुश्मनी लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना। उधर स्टेलिन से प्रॉब्लम, उसके पिछवाड़े पर लात मारेंगे, लेकिन मायावती के लेकिन सर ये कहाँ तक तर्क संगत है कि मायावती के पिछवाड़े पर लात मारने को लेकर, इस पर आप कितना सहमत हैं? राजनीति में अगर कितना भी विरोधी आदमी हो, लेकिन आप इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, पूरी भाषा के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है थोड़ा बहुत भी, तो महिला के विरोध में इस तरीके का लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, मत मतांतर हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, मुद्दों के आधार पर हो सकते हैं, नीतियों के आधार पर हो सकते हैं। तो लड़ाई नीतिगत होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। यहाँ व्यक्तिगत के तौर पर किसी को इस तरह का कमेंट करना, और साथ में ये भी कहते हैं कि बीएसपी को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब उनकी सोच है, इनको खत्म करें, उनको खत्म करें, उनकी सोच है। अभी पत्रकार को जो गाली गलौज के समय देखा, तो उन्होंने कहा हमने थोड़ी ना मायावती का नुकसान किया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, मायावती के पिछवाड़े पर लात मारा, अभी स्टेलिन के पिछवाड़े पर लात मारेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो ये, और एक चीज अभी एक और सोशल मीडिया पे वायरल होता है, कहा गया था कि वाम सेव का मतलब वामन मिश्राम। कैडर इस संदर्भ में, मैं अंधभक्तों की बात नहीं करता हूँ, कैडर को इस संदर्भ में सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति उद्देश्य ऊपर हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति उद्देश्य के पैरेलल भी नहीं सकता, उद्देश्य के अधीन ही काम करना पड़ेगा, उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करना पड़ेगा। अगर उद्देश्य के ऊपर अपने आप को रख देगा तो उद्देश्य फिजिकली नहीं है, जिंदा नहीं है। तो व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उद्देश्य को चलाने की कोशिश करेगा। तो ये कैडर को सोचना है। तो उनका जो भी स्टेटमेंट है, अच्छा हुआ साल भर में बहुत सारा सुधार हुआ है, मिल भी बंद हो गया है और बहुत सारी बातें बंद हो गई है। हम भी यही चाहते थे। तो
इस संदर्भ में भी ज़्यादा उनके ऊपर डिबेट डिस्कस करना। सर, जिस तरह से वामसिप लगातार सोशल मूवमेंट, सामाजिक तौर पर काम कर रहा था, जो SC ST OBC इनसे धर्म परिवर्तित हैं, लगातार उनके अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को टारगेट करके उनको जागृत करने का काम कर रहा था व्यवस्था के विरोध में। और उसी पैरेलल अगर देखा जाए कि संघ परिवार RSS जो लगातार हिंदुत्व के नाम पर, रिलीजन्स के नाम पर, कैडर बेस पर, जो मानवर कांसीराम कैडर चलाते थे वामसिप में, जो वामसिप में वर्तमान में कैडर चलता है, तो वामसिप का कैडर कहीं ना कहीं एक स्लिप होता मतलब दिखाई दे रहा है बड़े पैमाने पर। और जो RSS का कैडर है, हिंदुत्व का है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, रिलीजन का है, वो लगभग में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के अंदर घर घर में उन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ पर वामसिप कहाँ पे विफल हो रहा है काउंटर की जो मतलब प्रोसेस है उसमें? वामसिप और आप RSS का कंपेयर कर रहे हैं, उनके कैडर का कंपेयर कर रहे हैं। दोनों का अलग अलग एजेंडा है। एक एजेंडा है रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण से, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरण है, तो RSS वो सारे मुद्दे उठाएगा जो धार्मिक ध्रुवीकरण, जिससे फायदा हो, धार्मिक ध्रुवीकरण बनता रहे और उनका वर्चस्व धर्म के आधार पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो समाज पर वर्चस्व रहता है। और एक मुद्दा है सामाजिक ध्रुवीकरण। तो धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडा है, चाहे गौहत्या हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे फिर जितने भी मुद्दे हो, 3 तलाक के हो, जितने भी मुद्दे हो, धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं। और एक है SC ST OBC माइनॉरिटी का सामाजिक ध्रुवीकरण। तो सामाजिक ध्रुवीकरण जो है, सामाजिक क्रांति के लिए वैचारिक परिवर्तन जरूरी है, लोगों के अंदर विचारधारा के आधार पर परिवर्तन जरूरी है। और धार्मिक मुद्दों पर विचार परिवर्तन की जरूरत नहीं है, आस्था की जरूरत है। तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने वो जो एजेंडा बनाया, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी में जो ध्रुवीकरण बनाना चाहते थे, धार्मिक ध्रुवीकरण, वो काम जिस गति में, जिस मात्रा में होना चाहिए था, जैसे 6000 जातियों को डिब्राह्मणाइजेशन करना चाहिए था, आज RSS उनको ब्राह्मणाइज कर दिया। उन्होंने अभी 3 तरीके अपनाया RSS ने। जाति के जितने मुखिया है, उन जाति में अपना रिप्रेजेंटेटिव फिक्स करो, जाति का मुखिया उनके माइंड का हो, बीजेपी के, ताकि इजीली जाति को शिफ्ट कर पाए। नंबर 2, जितने भी संगठन चल रहे हैं वामसिप विचारधारा को छोड़कर, ट्रेड यूनियन हो या फिर छोटे मोटे संगठन हो, वहां पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है, उनका मुखिया उनके अनुरूप हो। तीसरा, जितने भी धार्मिक मठ है, चाहे SC ST OBC के भी हो, फॉर एग्जाम्पल जिस भी जाति का हो, अभी वाल्मीकि जाति का आप बात करोगे तो वहां बैठे हुए सारे हिंदुत्व के नाम पर ही उनका मानसिकता बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे, मैं एक जाति विशेष को कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो धार्मिक जितने उनके संप्रदाय के मतलब धर्माधिकारी है, वो RSS ने अपने एजेंडा पर फिट किया हुआ है। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी का डिब्राह्मणाइजेशन होना चाहिए, वो बड़े पैमाने पर ब्राह्मणाइजेशन होते दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग विचारधारा को वहां तक पहुंचाने में सफल नहीं हुए हैं। इसके बहुत सारे कारण है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि सम्राट अशोक के बाद कभी भी ब्राह्मण पावरलेस नहीं रहा। मुगल आए उसके साथ जुड़ गए, अंग्रेज आए उसके साथ जुड़ गए, पावरलेस कभी रहा ही नहीं। जब पावर उनके पास होता है तो सारी चीजें मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर मीडिया हो, लोकतंत्र के चारों पिलर हो, सब आसान हो जाता है। तो ये पावर लेस कभी रहा नहीं। तो अभी सारे तरीके उन्होंने पावर गेन करने के लिए बनाए हुए हैं। उसमें सारे तंत्र आपको मालूम है, EVM से लेकर चुनाव आयोग से लेकर जुडिशरी से लेकर सारे तंत्र A to Z। फिर भी सरकारें बन जाती है तो करोड़ों में MLA MP को खरीदने का तंत्र भी उन्होंने बना रखा है।
तो इस दिशा में मुझे लगता है कुछ हद तक कांचीराम साहब कामयाब हुए थे इस चक्रव्यूह को तोड़ने में। उसके बाद कोई पॉलिटिकल लीडर उस लेवल का नहीं आया, इस समाज को पोलराइज करके, सामाजिक ध्रुवीकरण करके पावर स्ट्रक्चर में उसको रोल प्ले करे, ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहे। पावर के सत्ता के तीन पार्ट है। सत्ता के पायदान, जैसे पायदान घर में होता है लेकिन पैर पहुंचकर आगे जाते हैं। सत्ता के हिस्सेदार और सत्ता के नियंत्रक। तो हमारे लोग तो पायदान का काम कर रहे हैं, मांगने वाला काम कर रहे हैं। वो लोग आते हैं पहुंच कर चले जाते हैं। हाँ, वो मांगने का ही लाइन में लगे रहते हैं, उसके अनुकूल वातावरण बना रहे हैं। तो सत्ता के नियंत्रक जो लोग हैं, आरएसएस के लोग, क्योंकि उनकी व्यवस्था ऑलरेडी पहले से प्रस्तापित है, और यहाँ बहुजन समाज की जो व्यवस्था प्रस्तापित होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कोई वो प्रस्तापित ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए अभी आसान है, आसान भी नहीं है। इस पीरियड में बहुत सारा एक्सपोज भी हुआ है जो नहीं था। 3.5% यूरोशियन लोग डीएनए के आधार पर विदेशी है। ये सब आज की सबसे बड़ी उनकी संकट पैदा हो गई है। ये अलग बात है कि मीडिया उस मुद्दे को दबाने का काम कर रहा है। सर, एक और आरएसएस के द्वारा बहुत सारा कैडर के द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुत्व के समर्थक थे, हिंदू धर्म के समर्थक थे, मुस्लिम धर्म के विरोधी थे। क्या ये वास्तविक है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुत्व के समर्थक थे, हिंदू धर्म के समर्थक थे? बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में बहुत सारा प्रोपेगेंडा आरएसएस आज की तारीख में अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। जहां बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अनुरूप, अपनी व्यवस्था के अनुरूप डालने का कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों को। बाबा साहब अम्बेडकर का ही खुद स्टेटमेंट है, एक बुक है राम गोपाल आजाद ने लिखी हुई है। राम गोपाल आजाद पुराने वामसिप के कार्यकर्ता रह चुके हैं, अभी भी है, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने ये बुक कहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण भाषण एवं लेख। उसमें प्रस्तावना में ही लिखा है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि राजनीति है। ये पॉलिटिकल है। ये पावर गेन करने का, अल्पसंख्यक ब्राह्मण मेजोरिटी में अपने आप को तब्दील करने के लिए सारा, जब से वोट का अधिकार मिला SC ST OBC को, तब से हिंदू के नाम पर चल रहा है। हिंदू महासभा बनाया 1922 से पहले कोई हिंदू के नाम का कोई संगठन नहीं बना। बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है, हिंदू धर्म जो पुराने ब्राह्मण धर्म का ही नया नाम है, स्वरूप है, एक नया स्वरूप है। हिंदू धर्म ब्रैकेट में जो पुराने ब्राह्मण धर्म का ही नया स्वरूप है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि वैसे ही चरित्र वाली एक राजनीतिक विचारधारा है, जैसे कि फांसीवाद अथवा नाजीवाद की विचारधारा है। और यह विचारधारा पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। अगर हिंदू धर्म को स्वच्छंद और बेलगाम हो जाने दिया तो और हिंदू बहुमत होने का मतलब तो यही है। तो उन लोगों की तरक्की के लिए एक मुसीबत सिद्ध होगा जो हिंदू धर्म के दायरे से बाहर है, या जो हिंदू धर्म की विचारधारा के विरुद्ध है। यह अकेले मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है, ये दृष्टिकोण दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग और गैर ब्राह्मणों के संदर्भ में भी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 27 फरवरी 1942, राइटिंग एंड स्पीच, खंड 17, पेज नंबर 324। आप इसको सारा कोट कर सकते हो। हम नहीं कह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ही कह रहे हैं। 27 फरवरी 1942 उनके वॉल्यूम में लिखा हुआ है, 17 नंबर के वॉल्यूम में, कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि राजनीति है। साथियों, तो इससे आपको, आप पत्रकार हो, इसका विश्लेषण करोगे तो राजनीति के लिए आज हिंदुत्व के नारे इस्तेमाल, जो लोग राजनीति के लिए जय श्री राम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति के लिए हनुमान को भी जाति में सम्मिलित कर लेते हैं, राजनीति के लिए A to Z सबका ब्राह्मण, सबका सबका राजनीतिकरण कर रहे हैं।
तो ये उनका अपना हिंदुत्ववादी व्यवस्था को बचाने का, अपना वर्चस्व बचाने का है। तो ये उसमें आरएसएस जो कह रहा है और बाबा साहब जो आरएसएस कह रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिख कर रखा है, तो आप किसकी बात मानोगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। तो ये केवल राजनीतिक एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, जिस तरह से क्या नाम आरएसएस लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर को, उनकी जो विरासत है उसका हिंदुत्वकरण कर रहा है, मतलब उसका ब्राह्मणीकरण करने का काम कर रहा है लगातार। और समाज में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारे युवा आरएसएस के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो चीज़ें फैलाई जाती हैं उसको कोट करके बहुत सारे डिफेंस लेने का काम करते हैं कि हिंदुत्ववादी ये लोग हैं। तो सर, ये जो मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जो प्रचार किया जा रहा है और हमारा इसमें सबसे ज़्यादा शिकार युवा हो रहा है, इसको लेकर कैसे युवाओं के अंदर ये बात सही है। वर्तमान में आरएसएस अपना अलग अलग लिटरेचरों में, अलग अलग साहित्यों में घुसपैठ कर रहे हैं, जो उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, उन सबको धीरे धीरे उनको साइड उसमें मिलावट कर रहे हैं। हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर युवाओं को, अगर बाबा साहब के नाम पर कुछ बताना चाहते, वो लोग बता रहे, गुमराह कर रहे हैं या फिर मिसगाइड कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का युवाओं को लिटरेचर पढ़ना चाहिए। और आरएसएस जो कहता है उसको मानो मत, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करो, आंख बंद करके मानो मत। वो जो कह रहा है बाबा साहब के संदर्भ में, तो उस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है। अगर ये दो बातें सामने आ जाएगी तो धीरे धीरे भ्रम टूट जाएगा, दोबारा फिर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जो मूवमेंट चलाने वालों का भी काम है युवाओं को उस संदर्भ में सतर्क करें। सर, जिस तरह से पूरे भारत में देखा जाए आदिवासी और अछूत टारगेट हैं, कास्ट के नाम पर, अनडिसेबिलिटी के नाम पर, कहीं मूत कांड होता है, कहीं निर्वस्त्र घुमाया जाता है, कहीं पानी पीने पर मार दिया जाता है, कहीं मंदिर में चढ़ने पर पिटाई होती। तो ये सारा का सारा जो भेदभाव हो रहा है जाति और छुआछूत के नाम पर, और जो इस समय हमारे देश के जो मतलब कि नेता हैं वो अपनी अलग अलग बिखरे हुए हैं, अपने युग के चक्कर में, अपने परिवार के बाद के चक्कर में, और जो समाज में बहुत सारे सामाजिक संगठन चल रहे हैं वो अपनी अपनी ढपली बजाने का काम कर रहे हैं। तो ये जब आपस में हम लोग बिखरे हुए हैं, बहुजन लोग और अल्पसंख्यक लोग आपस में संगठित हैं, तो ये जो व्यवस्था शोषण कर रही है, अन्याय अत्याचार, इसको कैसे रोका जाए? बहुत सारे युवाओं का इस तरह का सवाल रहता है हमारे बीच में कि इसका परमानेंट इलाज क्या है व्यवस्था को रोकने के लिए? ये बहुत गहरी समस्या है, ताकि हमारे लोग, हमारे समाज के नेता या हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी है, जो चिंतन करने वाले हैं या मनन करने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है कि समस्या पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है। हर समस्या का विश्लेषण करते हैं, क्यों निर्माण हुई, कैसे निर्माण हुई, क्यों कर रहे हैं, क्या नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा, हर समस्या पर 1.5 घंटे भाषण करते हैं। प्राइवेटाइजेशन से लेकर, SEZ से लेकर, भूमि अधिग्रहण से लेकर, नई शिक्षा नीति से लेकर, जितनी भी समस्या निर्माण हुई, समस्याओं के आधार पर समाज के अंदर इंटेलेक्चुअल वर्ग निर्माण होता गया, प्रबोधन करने में माहिर हो गया। लेकिन समस्या को जो रोकने की शक्ति समाज के अंदर जो पैदा करनी चाहिए थी, वो नहीं पैदा हुई। इसी वजह से नई समस्या निरंतर पैदा होती रही है। रोकने के लिए जो ताकत समाज के अंदर निर्माण करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। और इस दिशा में किसी ने पहल भी नहीं किया है। सारे लोग ये सोच रहे कि मैं संगठन जो चला रहा हूँ वही सही है, मेरी राजनीति का जो मैं एजेंडा है वही सही है। तो हमारे नेताओं में ज़्यादातर, मेरा जो अनुभव रहा है, एक मुकाम पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें घेर लेती है। आपको जो चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर राजनीति में है, आप जो चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा अवेलेबल हो जाता है। आप पीने वाले हो, एक से एक ब्रांड अवेलेबल हो जाता है। आप अयास हो तो एक से एक सप्लाई हो जाएगा, जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ
शरद यादव जी और मेरी जब बातचीत हुई 2 3 घंटे, तो उन्होंने कहा बीजेपी इस देश के लिए ज्यादा खतरा पैदा हो गई, संविधान के लिए खतरा है। तो मैंने उनको यही सवाल पूछा था कि 17 साल एनडीए के चेयरमैन आप थे, बीजेपी को मजबूत नहीं किया आपने, आप बता रहे हो बीजेपी खतरा है। तो हमारे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्टमेंट करके नेतागिरी भी चलाना चाहते, मूवमेंट भी चलाना चाहते, और अपने ईगो या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संगठन को भी चलाना चाहते हैं। तो कॉमन कोई प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा है। इस संदर्भ में बहुजन नेताओं को कॉमन एजेंडा तय करके जब तक एक विशाल प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान मुश्किल होगा। या कॉमन एजेंडा पर कॉमन कार्यक्रम जब चलेगा तो निश्चित तौर पर इसका सॉल्यूशन हो सकता है, आइसोलेशन में नहीं होगा। सर चलते चलते मेरा एक और सवाल है, भारतीय राजनीति में और बहुजन समाज के आंदोलन में आप मायावती जी को वर्तमान में किस पायदान पर देख रहे हैं? मायावती को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? एक आरोप लगता है कि वाम से मायावती बीएसपी विरोधी है। भारतीय राजनीति में केवल मायावती जी का ही समीक्षा करना उचित नहीं है, सारे नेताओं समीक्षा के दायरे में आ जाएंगे। मेरा ये मानना और कहना है कि 2007 में 205 सीटें थी मायावती जी के पास, और अभी आते 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 एक सीट बची, एक है वो भी, और 10 सांसद। एक सामाजिक संगठन का तालमेल न होने की वजह से राजनीति का ये असर होता है। लालू जी 32 साल एकाधिकार यार में राज किया, वहां पर भी आप स्थिति देख सकते हैं। पासवान जी की भी स्थिति देख सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड वोट से जीते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड वोट से हारे। और अभी दूसरी पार्टियों का भी आप स्थिति देख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड एंड रूल का ब्राह्मणों जो खासकर बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टी, बहुजन समाज के संदर्भ में बात चल रही है। तो इसका मूल कारण ये है, हमने राष्ट्रीय अधिवेशन विषय रखा था कि हमारे नेता सामाजिक जड़ों को खत्म करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, और वहां पर उल्टा है। आरएसएस की दिन ब दिन जड़ें बीजेपी भी मजबूत कर रही है, आरएसएस तो कर रहा है। तो मायावती जी अगर आज की तारीख में भी उनके सामने चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो अपने आप को बचाए, अपनी पार्टी को बचाए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर वो ईमानदारी से करे काम, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां 2 4 5 6 सीटों का ही ज़्यादा उनका डिमांड रहता है। अलग अलग क्षेत्र में हर जगह मायावती लड़ नहीं पा रही। तो मायावती अगर पहल करती है अपना थर्ड फ्रंट बनाने का, तो मुझे लगता है वो इंडिया से बड़ा काम हो सकता है। इंडिया में मायावती फिट नहीं है, इंडिया में ओबीसी फिट नहीं है, मतलब SC ST OBC के लोग फिट नहीं है, OBC की पार्टियां भी फिट नहीं है, ऑलरेडी काउंट करके ही रखा है। जैसे चंद्रशेखर की पार्टी, तो उनको मालूम है सपा मैनेज कर लेगी, उसको अलग से बुलाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने मैनेज करके रखा है SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियों को। उसमें ट्राइब की पार्टियां कितनी है? क्या छोटू वसावा है? क्या शिबू सोरेन है? क्या हेमंत सोरेन है? नहीं। उसमें OBC की कितनी पार्टियां हैं जो वास्तव में OBC के मुद्दे पर लड़ने वाली? उसमें शेड्यूल कास्ट की कितनी पार्टियां हैं? उसमें माइनॉरिटी की कितनी पार्टियां हैं? तो मायावती चाहे तो 85% की राजनीति को टर्निंग पॉइंट कर सकती है, लेकिन उसकी बस शर्त है अगर वो सतीश मिश्रा के प्रभाव से बाहर निकले, तभी ये काम हो सकता है। तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान सिचुएशन को देखकर वो करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है, और अगर करेंगे तो दोबारा उसका पुनर्स्थान हो सकता है।
इतना ही कहना चाहूँगा। साथियों, आप हमारे चैनल पर देख रहे थे वाम सेब के राष्ट्रीय प्रचारक BL मातंग सर को, जो बहुत अरसे से, सालों से, लगभग 25 साल का सर का अनुभव है समाज में फिजिकली तौर पर फील्ड वर्क करते हुए, समाज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जागृत करते हुए। तो सर, आप हमारे आए, हमें इतना समय दिया मैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज तक इतना ही। हमारे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, जो सर ने सारी चीज़, जो जानकारी दी हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज तक इतना ही। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।